हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। इसमें हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बाजरा यानी पेरल मिलेट। ये एक खरीफ की क्रॉप है, अनाज वाली फसल है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और उस क्लास के साथ साथ अच्छे से नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको जब भी एग्जाम हो तब आपको पढ़ने में आसानी हो और आसानी से आपको सारा का जो सिलेबस है वो रिवीजन हो सके आपका। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और आप चाहते हैं कि इस क्लास की पैनल पीडीएफ आपको मिले तो आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहां पे आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है बाजरा। बाजरे पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पेनिसिटम ग्लूकम, या इसे पेनिसिटम अमेरिकनम अमेरिकेनम भी कह सकते हैं या टाइफॉइड भी कह सकते हैं। इसमें इसके तीन जो वैज्ञानिक नाम है तीन होते एक ही है। और इसका जो कुल है वो पोएसी होता है। इसके जो उत्पत्ति स्थान जो ओरिजिन है वो वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका को माना गया है। इसमें गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम संख्या 14 होती है और पॉलिनेशन टाइप पर परागित होता है यानी क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। और ये एक C4 पौधा यानी C4 प्लांट है, ये भी याद रखना। और इसमें जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा 11% होती है। और इसका जो टेस्ट वेट है वो होता है 4 से 5 ग्राम। और इसमें जो फैट होती है वो अन्य जो क्रॉप वाली फसलें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। इसमें जो फैट होती है वो होती है 5%। और इसके साथ ही इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 67%। और इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है कैरियोप्सिस प्रकार का इसका फ्रूट टाइप होता है। ये इसकी बाजरे की सामान्य जानकारी थी। इसके साथ ही देखें कि जो बाजरे का पौधा है वो प्रोटोकाइनी पौधा है और इसकी जो उत्पादकता है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा मानी गई है। ये इसकी सामान्य जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो बाजरा की उत्पत्ति है, जो मैंने पीछे बताया कि बाजरा की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी गई है, विशेषकर साहिल क्षेत्र जैसे नाइजर, माली, सूडान में 3000 से 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी कि जो बाजरा है वो आज से 3 से 4-5 वर्ष पहले ही उगाया जाना शुरू हो गया था और भारत में इसे 2000 ईसा पूर्व लाया गया। अब ये एक प्रमुख शुष्क भूमि फसल बन चुकी है, यानी कि ये शुष्क भूमि वाली जैसे कि जो शुष्क भूमि होती है उन पर खेती की जाने वाली मुख्य फसल बन चुकी है। भारत में इसे 2000 वर्ष पूर्व लाया गया था। और अगला हम पढ़ेंगे भौगोलिक वितरण, यानी कि जो ये मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क यानी एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में उगाई जाती है, क्योंकि ये सूखा सहन कर सकती है। यानी कि जो बाजरे की फसल होती है वो ज्वार की तरह होती है, सूखा सहनशील होती है। और ये ज्यादा सूखे क्षेत्र होते हैं जो अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें उगाई जाती है। प्रमुख रूप से जो राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में उगाई जाती है। यानी कि जो बाजरे की फसल है वह मुख्यतः राजस्थान में और इन क्षेत्रों में इन स्टेट यानी जो राज्य है उनमें उगाई जाती है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में। और इसकी जो उत्पादकता है प्रोडक्टिविटी वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जो बाजरा एक पोषण युक्त अनाज है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो फैट होता है वह सबसे ज्यादा होता है 5%। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 67%। प्रोटीन इसमें जो होता है वो होता है 11%। तो ये एक पोषण युक्त अनाज है जिसमें लोहा तत्व, रेशा, ऊर्जा भरपूर होती है और कई सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य भोजन है। मतलब आपने खाई होगी, बाजरे की रोटी भी खाई होगी और भी अन्य जैसे दलिया, रोटी, किण्वित पेय पदार्थ आदि जो इससे बाजरे की फसल से बनाए जाते हैं वो आपने कभी ना कभी जो खाए होंगे। और इसे अनाज, चारा, सूखा घास, रोटी, दलिया, किण्वित पेय पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है बाजरे का। और अभी जो फिलहाल बाजरे की फसल बोई गई है, कटाई पे चल रही है, लोग काट रहे बाजरे की फसल को। फिर हम देखेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट, यानी कि यह हल्की बलुई से लेकर दोमट मिट्टी में कम उपजाऊ मृदा में भी अच्छी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत अच्छी
उपजाऊ मृदा चाहिए, कम उपजाऊ मृदा में भी आसानी से ग्रो कर सकती है और उत्पादन अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। ये लवणता और अम्लता को सहन कर सकती है, यानी कि इसका जो पीएच होता है, जो उपयुक्त पीएच माना गया है वो माना गया है 6 से 8 पीएच। तो ये अम्लता और लवणता दोनों को सहन कर सकती है। इसकी जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है वो शुष्क, अर्ध शुष्क, यानी जो नम क्षेत्र नहीं होते, वो जो गर्म क्षेत्र होते हैं उनमें इसका जो उपयुक्त जलवायु है वो मानी गई है। बाजरा अत्यधिक सूखा रोधी होता है, गर्म और शुष्क जलवायु में उपयुक्त मानी गई है, यानी कि जो शुष्क जलवायु होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। इसके विकास के लिए जो आदर्श टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए आदर्श टेम्परेचर होता है। और इसके जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है वो है 30 से 50 सेंटीमीटर, इससे कम में भी उग सकती है, यानी कि यदि क्या होता है कि 30 से 50 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त मानेगी, लेकिन कभी कभार 30 से 50 सेंटीमीटर नहीं हो तब भी ये उग सकता है या अपने ग्रोथ कर सकता है। फिर हम पढ़ेंगे वेराइटी, इसकी बाजरे की वेराइटी पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे सुधारित किस्में ICTP 8203, राज 171 और HHB 67। ये HHB 67 को आपको याद करना है और राज 171 भी याद करना है। फिर हाइब्रिड वेराइटीज में देखते हैं महत्वपूर्ण है HHB 60 और HHB 67 इम्प्रूव्ड और JHB 73-2, यानी कि जो ये HHB 60 और HHB 67 है इनको मुख्यतः याद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण किस्में बाजरे में। दूसरी किस्में आपको याद हो या ना हो, ये HHB 60 और 67 ये दो किस्में आपको याद होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो संयोजित किस्में है वो है BJ 104, ICMV 155। और इसके साथ ही देखिए कि एक बाजरे की किस्म वैरायटी है पूसा मोती, जिसे IARI द्वारा विकसित किया गया, और एक है RHB 90, यानी RHB 90, और इसे दुर्गापुरा द्वारा विकसित किया गया। और फिर हम पढ़ेंगे कृषि अभ्यास यानी कल्चरल प्रैक्टिस, इसमें सबसे पहले क्षेत्र की तैयारी यानी कि मृदा को तैयार करना, जिसमें एक बार गहरी जुताई करते हैं, 2 बार पटाई करें, बारीक बीज पलंग तैयार किया जाता है, यानी कि उस मृदा को समतल किया जाता है, उसमें जो टीले होते हैं उन्हें नष्ट किया जाता है। और इसकी जो सीड रेट होती है, जो बीज दर होती है वो होती है 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर कतार में बुआई के लिए। और बाजरे का हम छिड़कवा विधि से भी बुआई करते हैं, लेकिन जो कतार वाली विधि होती है वो उपयुक्त होती है उसकी तुलना में, क्योंकि इसमें जो बाद में जो कृषि क्रियाएं होती है वो आसानी से होती है कतार वाली में, और उसमें जो छिड़कवा विधि होती है उसमें जो वीड कंट्रोल हो गया, निराई गुड़ाई हो गया, ऐसी जो प्रक्रियाएं होती है वो उनमें कठिनाई होती है या समस्या आती है, इसलिए कतार में बुआई करना ही उपयुक्त होता है। इसके लिए बीज दर होती है 4 से 5 किलो, और जो स्पेसिंग होता है वो होता है 45 इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखनी चाहिए, तभी आपका बाजरा का जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ करता है। इसके जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो होती है 60-30-20, यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर के लिए चाहिए। और सिंचाई तो इसके लिए वैसे तो ये वर्षा आधारित फसल है, लेकिन कभी कभी क्या आपको ऐसा सिंचाई की व्यवस्था हो आपके पास और आपको लगे कि फसल में सिंचाई की आवश्यकता है, तो आप इसमें कली अवस्था और पुष्पन में सिंचाई कर महत्वपूर्ण है या कर सकते हैं, जैसे नहीं करें तो भी अपनी ग्रोथ कर सकता है। फिर हम देखेंगे वीड कंट्रोल, यानी कि जो खरपतवार नियंत्रण है उसके लिए एक तो हाथ से निदाई करें या फिर पेडी मेथालिन का 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से उपयोग करके भी हम वीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो बाजरे का जो मुख्यतः जो खरपतवार होता है वो होता है स्ट्राइगा, इसको भी आपको याद रखना है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वह अनाज में तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और हरा चारा उत्पादन में 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो हाइब्रिड वेराइटीज होती है उनका यदि हम अच्छा प्रबंधन करें तो 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है, यानी कि ये इसका जो उत्पादन है वो लगभग 20 से 30 किलोग्राम 30 क्विंटल है, यहाँ पे ग्राम नहीं है क्विंटल है, सॉरी, क्विंटल प्रति हेक्टेयर माना गया है। और लगभग देखें तो 15 से 30 इतना ही चलता है इसका जो उत्पादन है वह। और इसके साथ ही हम इसके मुख्य कीट देखें तो इसका जो बाजरे के मुख्य कीट है वो कातरा, टिड्डा, सफेद लट, दीमक, ये कुछ मुख्य मुख्य इसके कीट होते हैं। और इसमें जो रोग होता है वो होता है अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग या बाजरे का चेपा रोग, ये दो इसके मुख्यतः रोग होते हैं।
और ये यहाँ पे हमारा बाजरा कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम कुछ और जो मिनरल क्रॉप है उनको भी देख लेते हैं। मिनरल मिलेट्स क्रॉप यानी जो अन्य जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें आती है कांगनी, कुटकी, सावा, कोदो, चेना और हरका। ये कुछ फसलें अनाज वाली फसलें, इनको आपको मुख्यतः याद करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको मोटा मोटी इनका जो वैज्ञानिक नाम हो गया, कुल कौन सा है, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति स्थान, ये मुख्यतः आपको याद करने हैं, बाकी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं कांगनी। कांगनी का सामान्य नाम होता है फोक्सटेल मिलेट। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सेटेरिया इटालिका। और इसका जो कुल होता है वो होता है पोएसी। यानी सभी जो अनाज वाले सीरियल क्रॉप है उनका जो कुल होता है वो तो हमेशा पोएसी होता है। इसका उत्पत्ति स्थान चाइना है। गुणसूत्र संख्या 18 है और ये स्वपरागित फसल है यानी सेल्फ पॉलिनेशन फसल है। और दूसरी आती है लिटिल मिलेट यानी कुटकी। कुटकी का जो सामान्य नाम कुटकी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पेनिकम सुमात्रेनेसे। और इसका जो कुल होता है वो पोएसी होता है। इसके साथ इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 36। इसका कुल जो उत्पत्ति स्थान है वो होता है इंडिया। और ये भी एक सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है यानी स्वपरागण फसल है। और फिर आता है कि जो सावा, सावा का सामान्य नाम सावा होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नेम होता है वो होता है इचेनियो कलोआ फ्रूमेंटेसिया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह आपको थोड़ा बहुत याद होता है तो रख लेना। और इसका जो कुल होता है वो होता है पोएसी। और उत्पत्ति स्थान होता है इंडिया या जापान कह सकते हैं। गुणसूत्र संख्या 54। और ये एक पर परागित फसल है यानी क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। बाकी जो हमने दो पट्टी वो सेल्फ पॉलिनेटेड फसल थी और ये क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। फिर आता है कोदो। कोदो का जो सामान्य नाम होता है वो कोदो ही होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पास्पालम स्क्रोबिकुलेंटम। और इसका कुल होता है वो होता है पोएसी। इंडिया इसका उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र संख्या इसकी 40 है और सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। फिर आता है प्रोसो मिलेट यानी प्रोसो मिलेट का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिकम मिलियनसियम मिलियनसियम। इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो कुल है वो होता है पोएसी। उत्पत्ति स्थान इसका सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। गुणसूत्र संख्या इसमें 36 है। सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। और फिर आता है ब्राउन टॉप मिलेट यानी हरका। हरका का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है यूरोक्लोआ समोसा रामोसा। समोसा नहीं रामोसा यहाँ पे, सॉरी, यू यूरोक्लोआ रामोसा इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल इसका पोएसी है। इंडिया इसका उत्पत्ति स्थान है। गुणसूत्र संख्या 18 है और सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। फिर हम इसका देख लेते हैं। इन 6 जो फसलें जो मिनरल क्रॉप हमने देखी है उनका हम एक ही मतलब एक साथ हम देखेंगे। इसका जो अन्य डाटा है वो, फिर इसका जो उत्पत्ति स्थान है कि अधिकांश लघु मिलेट्स की उत्पत्ति भारत, चीन, अफ्रीका में हुई है। यानी कि जो जितने भी हमने जो छह जो मिनरल मिलेट्स पढ़े उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत, चीन, अफ्रीका को माना गया है। ये प्राचीन अनाज है जिनकी खेती पूर्व ऐतिहासिक काल से होती आ रही है। और भारत लघु मिलेट्स की विविधता का प्रमुख केंद्र है। यानी कि जो इंडिया इज ए मेजर सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी फॉर मिलेट्स यानी कि ये मध्य केंद्र है भारत विविध जो मिलेट्स क्रॉप है उनकी विविधता का। फिर आता है भौगोलिक वितरण यानी कि ये फसलें मुख्यतः जनजातीय, पहाड़ी, वर्षा आधारित शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो कंकरीले क्षेत्र होते हैं उनमें ये फसलें उगाई जाती है। इन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें उगाई जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये इन फसलों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनका जो आर्थिक महत्व होता है वो होता है फाइबर यानी रेशा, आयरन, मिनरल। इसके साथ ही जो मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं उनमें। और ये फसलें रेशा, खनिज, विशेष रूप से कैल्शियम और लोहा और एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध होती है। ये खाद्य सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता, पोषण, स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक व्यंजन जैसे खिचड़ी, रोटी, दलिया, इडली, डोसा में इनका उपयोग किया जाता है या इनका उपयोग होता है। यानी कि आप जो रोटी दलिया बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं इनमें इनका उपयोग होता है। और जो इडली डोसा बनाते हैं इनमें भी इन जो मिनरल मिलेट्स होते हैं, लघु मिलेट्स होते हैं, इनका उपयोग होता है। ये एक अच्छे पोषक तत्व भी
प्रदान करते हैं, पोषण युक्त आहार होता है या मिलेट्स हैं। फिर इनकी जो सॉइल रिक्वायरमेंट है वो होती है कम उपजाऊ सीमांत रेतीली कंकरीली मिट्टी में भी उग जाती है, यानी कि जो कंकरीली मिट्टी होती है, जो मतलब पहाड़ी जो मृदा होती है उनमें इनकी खेती की जाती है। इनका जो पीएच होता है 5.5 से 7.5 के मध्य उपयुक्त माना गया है, यानी कि हल्का अम्लीय अम्लीय या उदासीन के लगभग इसका जो पीएच है वो रखना चाहिए मृदा का। ये कम लागत वाली खेतों के लिए अत्यंत उपयुक्त है, यानी कि कम लागत इनमें लगती है और उत्पादन मतलब जो प्रॉफिट होता है वो अच्छा होता है। फिर इनमें देखेंगे क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, यानी कि ये सख्त फसलें हैं जो सूखे और गर्मी को सहन कर सकती है, यानी कि ये ऐसा नहीं कि सूखे को सहन ही ना करे या गर्मी को सहन ना करे, ये गर्म जलवायु में होने वाली फसलें हैं। और इसका जो अच्छे विकास के लिए उपयुक्त तापमान है वो होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है वो है इसकी जो 25 से 50 सेंटीमीटर। इन्हें अत्यंत कम वर्षा में भी उग सकती है, इसलिए यानी 25 से 50 सेंटीमीटर यदि नहीं हो वर्षा तब भी ये जो फसलें हैं वो उग सकती है। फिर आता है इसकी वेराइटी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कांगनी होती है उसकी जो वेराइटी होती है वो होता है SIA 2644 या प्रसार SIA 3156। ये जो फसल है वो 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी फसल की वेराइटी जो है लिटिल मिलेट्स, जिसकी वेराइटी RLM 37 या BL4। ये फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फिर तीसरी फसल हम पढ़ेंगे सावा, सावा की वेराइटी है VL 207 या PRJ1। ये फसल भी 85 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फिर आता है कोदो, कोदो की वेराइटी है JK 439 या TNAU 86। ये फसल 100 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। और फिर आती है प्रोसो मिलेट, यानी इसकी जो वेराइटी है वो होती है TNAU प्रोसो 1, और ये 70 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फिर हम इसका जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है उसको देखते हैं कि इसकी जो सीड रेट होती है वो सभी फसलों की सामान्य मानी गई है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसकी जो स्पेसिंग होती है पंक्ति दर पौधा दूरी वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी मानी गई है। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इसकी है 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो ही पोटेशियम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट मानी गई है। वीड मैनेजमेंट में इसको 1 से 2 बार हाथ से निदाई कर सकते हैं या पेंडी मिथाइलिन का उपयोग कर सकते हैं 0.75 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इरिगेशन ये वर्षा आधारित फसल है, आवश्यकता होने पर पुष्पन या पर एक सिंचाई दी जा सकती है, यानी कि ये फसल है जो वर्षा आधारित है। लेकिन कभी आपको सिंचाई की व्यवस्था हो और आपको ऐसा लगे कि फसल में सिंचाई की आवश्यकता है तो आप पुष्पन के समय जो पुष्पन निकलते हैं पुष्पन मतलब पुष्पन अवधि में आप सिंचाई दे सकते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता जो अनाज में 8 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी जो सिंचाई पर जो वर्षा आधारित है उसमें, और जो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है वो होती है जो सिंचाई वाले मतलब जहाँ पे सिंचित जो क्षेत्र होते हैं जिनमें सिंचाई की गई है उनमें होती है 15 से 20 क्विंटल, और जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं उनमें होती है 8 से 15 क्विंटल। इसका जो चारा होता है जो भूसा होता है वो होता है 30 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और उत्पादन फसल की किस्म और जलवायु क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है, यानी कि उत्पादन फसल की किस्म यानी जो उत्पादन होता है वो किस्म पर आधारित होता है और जो जलवायु क्षेत्र होता है उस पर आधारित होता है। ये हमारे जो क्रॉप सीरियल क्रॉप्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो हमने जो आज की क्लास में एक तो बाजरा पढ़ा और हमने अदर मिनरल मिलेट्स पढ़े, 6 फसलें हमने लगभग पढ़ी है जो मिनरल क्रॉप है, और एक बाजरा हमने पढ़ा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप अपनी तैयारी को कर सकें मजबूत। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स या ओल्ड पेपर गेस पेपर सारे वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।